अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। रियासत मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रियासत मदीना हम सब के ईमान का हिस्सा भी है और हमारे दिलों के बहुत करीब भी है। लेकिन आज चेयरमैन नैब ने इमरान खान साहब की जो रियासत मदीना है, जो उनका एक पॉलिटिकल स्लोगन बन चुका है, इससे मुतालिक आज चेयरमैन नैब साहब को भी बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, अमली तौर पर भी काम करना होगा। इसके अलावा एक और इंकशाफ आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने किया कि हवाएं रुख बदलने लगी हैं। एक जानिब हवाएं रुख बदलने लगी हैं तो दूसरी जानिब -1 की गूंज भी फ़ज़ा में जारी है। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में इन मामलात पे बात करेंगे। ये -1 और 5 साल पूरे ना करने का चक्कर क्या है। इसके अलावा हमने देखा कि आज कौमी असम्बली में जिस तरह तकरार रही और ख्वाजा आसिफ ने एक तरह से बायकॉट कर दिया हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का, बहुत से मामलात पे हुकूमत को लेकर जो साथ लेकर चलना था अपोजिशन का, उसको लेकर भी। और वजह निज़ामी साहब ये थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब की रहायशगाह है लंदन में, उसके बाहर जो मुजाहिरा किया गया, पहले तो PTI के लोगों को कहा गया, लेकिन उसके बाद PTI ने उसकी मजम्मत भी कर दी है। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तलाल साहब, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, बिलखुसूस आज जो कौमी असम्बली में हुआ, ख्वाजा साहब वापस आए और आते साथ ही उन्होंने कहा जी कि ऐसे माहौल में हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती जहाँ घरों का तकद्दुस पामाल किया जाता हो। ये किस तरफ जा रहे हैं मामला? ये बड़ी सीधी सादी बात है कि ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत को शदीद ज़रूरत है अपोजिशन के तावन की, वो बिल्कुल सीरियस नहीं लगता। अब ये मजम्मत तो कर दी मुराद सईद ने, जो मियां नवाज शरीफ के घर हमला हुआ, उनकी दरवाज़े की कोशिश की गई, ये तक कहा गया कि हम इनको जान से मार देंगे। ये क्या सियासत है? इसका मतलब है अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि दो बातों पे हुकूमत सीरियस नहीं है। एक ये जो इलेक्शन कमीशन की तकमील जी, इलेक्शन कमीशन के सरबराह की तकर्री जी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और सबसे बढ़ के ये कि आर्मी चीफ की शरायत मुलाजमत, जी, जी, उसके एक्सटेंशन का मसला जो बीच में लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दिया। जी, ये तो लगता है कि खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। आईनी तरमीम होती है तो फिर ज़रूरत है हुकूमत को अपोजिशन की? नहीं जी, सिंपल भी होती है, फिर भी इतने बड़े मसले के कई मुराकात हैं कि नहीं, कोई ये कोई सीधा साधा मसला नहीं है। इसके कई जुजियात हैं जिसमें सोचना पड़ेगा बैठ के, अपोजिशन और हुकूमत को सिर जोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, और कंसेंसस से हो तभी इसकी कोई नतीजा निकलेगा, कोई अंजाम अच्छा होगा। तलाल साहब से भी निज़ामी साहब बात कर रहे हैं। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। तलाल साहब ये बताइए, ये हुकूमत जो है इतनी ज़्यादा एलर्जिक क्यों एकदम हो गई है? ये -1 की जो बात की है, वो दाल में कुछ काला है? आप निज़ामी साहब सबसे बेहतर जानते हैं और मेरा ख्याल है आपके पास ज़्यादा ज़राए हैं ये सारी चीज़ें जानने के, मगर हुकूमत आप देख लें, एक तो डिलीवर नहीं कर पा रही, और टमाटर से लेके डेंगी तक, डेंगी से लेके कश्मीर तक, आप कोई चीज़ देख लें। पंजाब में हमें बुज़दार मिला है जो, और वफाक में इमरान खान साहब जो बुज़दार प्लस की सूरत में इस वक्त हैं। कोई आप देख लें मामला, कश्मीर का मामला, फॉरेन अफेयर्स का मामला है वो देख लें, फैटफ का मामला आप देख लें, आप उसके बाद ये देख लें इकॉनमी की हालत जो है वो आप देख लें। इसके साथ साथ आप गवर्नेंस और बाकी चीज़ें तो डिलीवर तो कर नहीं पा रहे। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, यानी मुझे ये बताइए कि जब इलेक्शन होगा तो क्या उस दिन फिर ये बात करेंगे कि खान साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और बड़े ताने और बड़ी ब्लो दी बेल्ट, बल्कि ये बेशक वजीर आजम आप जैसे जैसे भी बने हैं, क्या ये जेब देता है कि आप अपने सियासी मुखालफिन को तंज करें, ताने दें, ब्लो दी बेल्ट बात करें, जो कि आप हमेशा हर तकरीर में करते हैं? तो अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि हेडलाइंस बनाई जाएं,
लोगों को तानेज़नी की जाए, लोगों जी। को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाए, ताकि असल इशू से मामला जो है वो हटा रहे। लोग रोटी रोजी का पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि भी उनके साथ महंगाई और बेरोजगारी, वो उसकी सूरत हाल क्या है। ये सिर्फ उससे तवज्जो हटाने के लिए और अपने सियासी नरेटिव को मजबूत करने के लिए इस तरह की तकारीर और ये सब कुछ कर रहे हैं। माइनस अगर नहीं होंगे तो कम से कम फिर लोग तो मजीद इन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन तलाल साहब की जो -1 की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है, वो तो बल्कि -1 के लिए नाम भी लेते हैं शाह महमूद कुरैशी का। आसिन इकबाल साहब कहते हैं कि 3 बंदे जो हैं इसने सुलवा के बैठे हैं। ये इसका मतलब है कि PMLN को और पीपल्स पार्टी को ये कबूल है बात जो आसिन इकबाल साहब ने भी कही है कि 2 महीने में सारे इस्लाहात करें और फिर इलेक्शन कराएं, लेकिन द मीन वाइल कोई -1 के मुराद है कि एनीबडी बट इमरान खान। तो इस पर कोई कंसेंसस बिल्ड हो चुका हुआ। ये लंदन में जो मीटिंग हुई थी क्या इसीलिए थी? देखिए जी, यकीनन कम से कम जो अवामी जज्बात हैं, अगर तो पार्टियों ने उसका ख्याल करना है तो अवामी जज्बात तो इन्हें एक दिन बर्दाश्त करने को नहीं है। और अब आप देख लें, हुकूमती रवैया देख लें, आप कानून साजी होने, उसके बाद बेशुमार और मामलात हैं, मगर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। यानी कश्मीर के मामले पे भी इस इमरान खान साहब ने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया था, और इसी तरह के ये कौमी इश्यूज पे करते हैं। लोगों की जो हालत है वो मैंने आपसे पहले बयान कर दी है। जी तो जी। फिर उसमें -1 मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो उनके इत्तेहादी हैं वो इस नहज पर पहुंचते जा रहे हैं, और यकीनन वो भी एक कम से कम किसी पार्टी से किसी अवामी वोट लेकर आते होंगे। तो वो मुझे लगता है कि ये सूरत हाल बन जाएगी। अगर नहीं बनेगी तो फिर पार्लियामेंट में एक डेडलॉक आ जाएगा, जिसमें आइंदा आने वाली कानून साजी भी शायद फिर इसी के साथ कोई मशरूत ना हो जाए। मुझे तो कोई इस तरह की चीजें लग रही हैं। जी अच्छा, तलाल साहब, निज़ामी साहब भी आपसे ये जानना चाह रहे थे, अभी जो आपका वफ्द लंदन में था, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, ज़ाहिर उस दौरान एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी आई जिसमें -1 की बात हुई। क्या आपकी जमात को -1 पे काम करने का गो अहेड दे दिया गया है? अब आप लोग आगे इसको लेकर चलेंगे, और जिस तरह के ये बयानात आ रहे हैं उस सिलसिले में सिर्फ नून लीग ही आगे जाएगी या बाकी ओपोजिशन की जमातों को भी आप साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? देखिए, रहबर कमेटी एक बनी है और जॉइंट अपोजिशन है, और यकीनन अगर जॉइंट अपोजिशन हकीकी मायने में जॉइंट नहीं होगी अमली तौर पे, तो ये -1 नहीं हो सकता। तो ये रहबर कमेटी और इसी तरह जॉइंट अपोजिशन ये पहले ही फैसला कर चुके हैं। हमारा जो टारगेट है, वो जहां तक मंजिल जो है, जहां तक हमने पहुंचना है, वो इलेक्शन है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल जाली है, और उस इलेक्शन से पहले एक कदम के तौर पर, उसको पेशरफ्त के तौर पर -1 जो है वो करने को माहौल भी बन रहा है। और आप देख लें कि अब तो क्या कहते हैं, चेयरमैन नैब ने भी कहा है, महकमा मौसमियात वाले मौसम का बताते हैं, लेकिन हुकूमत किसकी बननी है और टूटनी है वो आजकल नैब ही बता रहा है। ये जो आपने राब्तों की बात की, अब यकीनन वो तो होंगे ज़रूर, लेकिन एक और चीज़ जो कम से कम मेरी समझ में नहीं आती, आप समझा दें कि ये बड़े अहम मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन की तश्कील, चेयरमैन की तकर्री, और सबसे बढ़ के आर्मी चीफ के जो बॉल जो है वो उस पार्लियामेंट में फेंका है। तो इसको इमरान खान साहब जिस तरीके से या उनकी पार्टी सैबोटाज कर रही है, मसलन हाल तो ये है कि आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हैं वो ना राना सनाउल्लाह के, ना शेख खान अब्बासी के, ना बाकी सबके जारी हो साद गए थे, रफीक के, ये राना साहब रह गए। उसमें कोई धराड़ आ गई है कोई? देखिए, मैंने तो कहा कि कई चीज़ें जो आपका मुशाहिदा ज़्यादा है, मगर चेयरमैन नैब ने जो बात की है तो उससे पता चल जाता है कि कितनी सपोर्ट किसको है और कितनी सपोर्ट उनसे वापस ली जा रही है। और जो सपोर्ट भी है वो क्या अदारे जो हैं, जितनी इनकी बैड गवर्नेंस है, जितनी इनकी मिस मैनेजमेंट है, जितने इनके इस वक्त जिस तरह की हुकूमत 1.5 साल में की गई है, क्या आप मुझे बताएं कि उसका फिर वो सारा बोझ उन पे नहीं पड़ेगा जो सपोर्ट करते हैं? तो यकीनन वो भी सोचते होंगे
और ये इनका वजन अब कोई नहीं उठाएगा। इतने नालायक आदमी, यानी वो टमाटर से मैंने कहा डेंगी तक, और बाकी आप रोजी रोटी का, लोगों को महंगाई का पूछ लें तो मुझे लग रहा है जो हवाओं के रुख बदलने की बात हो रही है उसमें शायद वो सपोर्ट इन्हें अब मजीद ना मिले जो इनको हासिल रही है हुकूमत बनाने और चलाने में। नहीं, लेकिन ये तो मामला 1.5 साल से आपने कहा ना, ख़राब गवर्नेंस और इस किस्म के दीगर मामला जो है वो तो अपनी जगह पर है। ये अब क्या हुआ है? क्या मियां नवाज शरीफ का चले जाना उनको, हालांकि हुकूमत ने खुद उनको इजाज़त दी जाने की, कोर्ट ने तो सिर्फ वो बॉन्ड वाला मामला तय किया था, उस पर इतनी बरमी क्यों है? क्या मियां नवाज शरीफ इनको कोई झुल दे के चले गए हैं? वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ, मेडिकल रिपोर्ट तो ये नहीं बताती, तो एकदम इतना गुस्सा, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इनकी एक तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि असल इश्यूज पे क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर सके, आप इकोनॉमी हो, फॉरेन अफेयर्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी और बाकी मामलात हों, और खुसूसन लोगों की जो रोटी का मामला है, लोगों को जो गवर्नेंस और इंसाफ का मामला होता है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर सके और आप डिलीवर नहीं कर सके, तो एक तो आप स्ट्रेटेजिकली ध्यान हटाने के लिए रोजाना किसी एक आध को छेड़ दें, कोई ऐसे बैड कमेंट्स करें और फिर जवाब आए और फिर उसी चीजों में असल जो इश्यूज हैं वो दब जाएं। दूसरी बात यह है कि यकीनन जब इंसान को जाता इख्तिदार नजर आता हो तो तबीयत चिड़चिड़ी भी हो जाती है, फिर इस तरह की बातें भी नजर आने लगती हैं। फिर जानबूझ के मामलात को, कौमी मामलात को, जैसे आपने जो निशानदी की है कि एक्सटेंशन भी है, इलेक्शन कमीशन को तो खैर वो खुद बनाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका अपना केस जो है वो बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ या आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा है, जिसमें 2+2 है, वो ओपन एंड शट केस है फॉरेन फंडिंग का। तो ये जानबूझ के ये कर रहे हैं ताकि इसमें किसी ना किसी तरह कोई इस तरह का आप देखिएगा कि ये ऐसे अल्फाज भी जहां जहां से इन्हें सपोर्ट है, चंद आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे अल्फाज उनके लिए बोलेंगे कि थ्रेटनिंग जिस तरह आप कह सकते हैं, तो फिर यहाँ होगा क्योंकि इन्हें सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विड्रॉ होती जा रही है। बाकी सपोर्ट तो पहले इतनी नहीं थी, बाकी स्पोर्ट्स भी। अच्छा, ये तलाल साहब, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है। 2014 में इमरान खान साहब जो मुतालिबात लेके आए थे इलेक्शन कमीशन को लेकर, ऑलमोस्ट वही मुतालिबात लेकर मौलाना फजलुर रहमान 2019 में आ गए, और जिनको आपकी जमात की भी तायद थी, पीपल्स पार्टी की भी तायद थी। अब इलेक्शन कमीशन आज प्रैक्टिकली गैर फाल है। ये इलेक्शन कमीशन को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हुकूमत में जमातें आ जाती हैं वो नॉन सीरियस लेती हैं, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें तो होती हैं लेकिन ओपोजिशन में आने के बाद ज़्यादा बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जो मुअम्मा है, इसको हल क्यों नहीं कर दिया जाता? आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि ऐसे माहौल में हुकूमत से बात नहीं हो सकती, ऐसे तो इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं होगा, और फिर जो भी आए ओपोजिशन में होगा कल को वो यही कहेगा कि हमारे यहाँ इंतखाबात ठीक नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। एक तो इलेक्शन पे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स जो थी वो हमारे दौर में हुई, उसमें एक रुकन की पार्टी शेख रशीद से लेकर अक्सरीती पार्टी तक तमाम उस कमेटी के मेंबर थे। 3 साल डेलिब्रेशंस हुई, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया जिसमें 6 मुख्तलिफ कवानीन को एक कवानीन की शक्ल दी गई, उसमें मेंबर्स का लगाना, दूसरी सारी चीजें, हर चीज डाली गई। लेकिन देखिए ना, उस पर अमल ही नहीं हुआ। अब 6 बजे के बाद पोलिंग एजेंटों को आप बाहर निकाल दें, किताब में तो ये नहीं लिखा लेकिन अमली तौर पे आपने निकाल दिए। अगर आप हनीफ अब्बासी को 2 दिन पहले सजा सुना दें और उसका असर अंदाज इलेक्शन पे हो, या मियां नवाज शरीफ की सजाओं की टाइमिंग और रेफरेंस और गिरफ्तारियों की टाइमिंग देख लें, तो ये तो कहीं भी वो रिफॉर्म्स में नहीं आता। और ये सारी चीजें, वो जो सिस्टम इन्होंने लगाया था, वो कहते रात 2 बजे हमारा बैठ गया है, ये किस रिफॉर्म में आएगा? सो मामला इंप्लीमेंटेशन का ज्यादा है। इसमें इतना रिफॉर्म का, मजीद छोटे मोटे रिफॉर्म्स हो सकते हैं मगर इंप्लीमेंटेशन का ज्यादा है, हुकूमत की नीयत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। अब बड़ा क्लियर कट लिखा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी मेंबर लगाएंगे तो हुकूमत और अपोजिशन लीडर की आपकी एक मुशावरत होगी। 2 मेंबर्स, यानी 2 मेंबर्स आपने जानबूझ के इस तरह के लगाए जो कि कंट्रोवर्शियल भी हो, और आपने पूरी आईनी और कानूनी तरीकाकार को बुलाए ताक रख के लगा दिया। तो ये हुकूमती
ये जो नीयत और तरीकाकार है ये मुतनाज़े ज्यादा कर रहा है इलेक्शन कमीशन को। हालांकि इसमें अमल करने की जरूरत है, जो लॉ बना हुआ है मजीद रिफॉर्म जो है वो इतने ठीक है, ज्यादा उस दरकार पे अदालती फैसला भी आ गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। आज का ख्वाजा आसिफ का बयान, क्या कोई नई पॉलिसी है नून लीग की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करना, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे, आज जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, लग ये रहा है कि नून लीग अब डेलिबरेटली राह फरार इख्तियार कर रही है ताकि ये इलेक्शन कमीशन का मामला भी हुकूमत की एक और नाअहली के तौर पे पेश किया जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वैसे, क्योंकि नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं है राह फरार इख्तियार करना। लेकिन मेरा तलाल चौधरी साहब से एक और सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि जिस तरह रवैया हुक्मरान जमात का, ये सिस्टम सारा ही लपेटा जाएगा। मतलब है कि हम तो बात कर रहे थे ना -1 की, ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये -1 कहीं -ऑल में तब्दील ना हो जाए, सभी माइनस हो जाए। तो आपको कोई ऐसा खदशा नज़र आता है कि ये वाकई ख्वाजा साहब कुछ जज्बात की या जोश खताबत में कह गए हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आपको और इमरान खान को एक पेज पे होना पड़ेगा अगर सिस्टम वाइंड अप किया गया तो। देखिए, एक तो यकीनन जब पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म नहीं करती, जब हुकूमत जो इलेक्शन से एक नाम निहाद आई है, चलें जिस तरह भी आई है, वो परफॉर्म नहीं करती, तो फिर उन लोगों को, उन कुव्वतों को मौका मिलता है कि वो यही तस्वीर दिखाकर ये कहें कि ये इस काबिल ही नहीं है सारे के सारे कि ये काम कर सकें। सो सिस्टम कमज़ोर तो होता है ना जी। यानी जिस पार्लियामेंट को पाकिस्तान के लोगों की बात रोज़ करनी चाहिए, वहाँ पर आप देख लें क्या होता है। उसके बाद जो आइनी इश्यूज़ हैं उस पर इनका रवैया देख लें कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की बात हो या किसी और कानून साजी की बात हो, इनका रवैया देख लें। तो ये कम अज़ कम अपनी इन हरकतों से ये इस सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब शायद ये कहेंगे इतना ही कमज़ोर ना कर दें कि भी मेरा मतलब ये बड़ी मुश्किल से जैसी तैसी भी ये एक जमहूरियत चल रही है। मगर मैं समझता हूँ कि अब 70 साल में हमें सीख जाना चाहिए कि हल इसका इस मुल्क का एक ही है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, वोट जिसे मिले उसे इक़्तिदार मिलना चाहिए, और वोट पे कोई असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 70 साल में हम ये वोट तो पीटीआई को मिले। जी क्या कहा, दोबारा कहिए। मैं कह रहा हूं वोट तो पीटीआई को मिले और उनकी हुकूमत है। नहीं, मैं उसका दूसरा हिस्सा मैंने कहा कि वोट पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि किसी को चोर और डाकू बना दें, सालत का मुजरम बना दें। नहीं, अब सिर्फ क्या नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दी जाए, ये लग तो यही रहा है। नहीं, देखिए ना 70 साल की अब तक पाकिस्तान की तारीख देख लें। यानी निज़ामी साहब ने तो ये सारा अपनी आंखों से देखा था होगा ये, और आपको याद है हम भी जब स्कूल में थे तो लोगों को कहा करते थे तुम्हारी टके की इज्जत नहीं है। ये टके का मकसद वो बांग्लादेश की करेंसी थी जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था। आज टका जो है वो रुपए से ज़्यादा ताकतवर है। तो मुझे ये बताइए, हम रीजन में आप हमसाए देख लें, अलहदा होने वाला मुल्क देख लें, आप वो जिस राह पे चल रहे हैं वो किस तरह उनकी इकोनॉमी से लेके, उनकी इमेज से लेके बाकी चीज़ें बेहतर चल रही, हम आज के दिन तक रास्ता ही इख्तियार नहीं कर सके, फैसला ही नहीं कर सके कि इस मुल्क को हमने चलाना कैसा है। जी। अच्छा, मरियम बीबी बाहर जाना चाह रही हैं, अदालत ने हुकूमत से कहा है कि 7 दिन में ये मामला हल कर लिया जाए। अब एक स्कूल ऑफ थॉट वो भी है जो कह रहा है कि नवाज शरीफ भी वापस नहीं आने वाले और शहबाज शरीफ भी वापस नहीं आएंगे, और बाकायदा बाज़ाब्ता किसी समझौते के तहत ये ख़ानदान बाहर जा रहा है। मरियम नवाज़ अगर बाहर जाती हैं तो तलाल साहब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक वो वापस आ जाएंगी? एक तो ये जहन में होना चाहिए कि मरियम साहबा या मियाँ नवाज शरीफ या हमारी क़यादत अगर चली जाती है और वापस नहीं आती तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपना करेंगे। सबसे बड़ा एसेट मियाँ नवाज शरीफ का जो है वो उसकी अपनी लीडरशिप है, और वो लीडरशिप अगर उसका जो एसेट है
वो उसकी बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती मैं समझता हूँ। और वो उन्होंने बड़ी जान जोखों से, बड़ी मेहनत और बड़े मुश्किल हालात देकर अब बनाया है। सो हमारी पार्टी अगर इस तरह की हमारी क़यादत करेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। मगर हमें ये देख लेना चाहिए कि इस वक्त वाकई ये लोग अगर ये इसलिए हम वापस वो नहीं आते तो नुकसान हमारा होगा। और दूसरी साइड, जब वो वापस आए थे 13 जुलाई को, उस वक्त तो कोई ECL में नाम नहीं था, कोई श्योरिटी बॉन्ड नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं था, और बहुत अहम लोगों ने कहा था कि आप बाहर ही रहें, आपकी अपील भी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपके बाकी मामलात भी हो जाएंगे, और ये सारी ऑफर्स भी मौजूद थी। तो मेरा ख्याल अगर वो उस वक्त अपनी शरीके हयात को वहाँ मौत व हयात की कश्मकश में छोड़कर आ गए थे, तो बाकी मरियम बीबी जो है, ये बार बार कहा जाता मुजरम है जी, आप मुजरम को बाहर जेलने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वो भुट्टो भी एक मुजरम था वो फैसले के तहत। आज के दिन तक तारीख में उन फैसलों को किस तरह स्याह अल्फाज में लिखा जाता है। मौजूदा जो एहतसाब हो रहा है, ये भी विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये भी स्याह अल्फाज से लिखा जाएगा। और ये वो मुजरम नहीं है नवाज शरीफ और मरियम नवाज, वो सियासी कैदी हैं अब सियासी आवाज उठाने के। अगर वो आवाज ना उठाते, अगर वो जी। वो 70 साल में जो आवाज नहीं उठी थी, तो शायद उनके साथ ये सब कुछ ना होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, बहुत हमारे साथ मौजूद थे और अपनी पार्टी के जो मौक़िफ़ है उससे भी आगाह कर रहे थे। लेकिन निज़ामी साहब, ये 6 बंदों का टोला वफ़द गया लंदन, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत की, कुछ नया लाया अमल भी हम देख रहे हैं, नई पॉलिसी भी सामने आ रही है, एग्रेशन भी नज़र आ रहा है। तो इससे क्या समझा जाए कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ क्या जल्द वापस आ जाएंगे? और अगर उन्होंने जल्द आ ही जाना है तो उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, नवाज शरीफ तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे जी, क्योंकि उनकी अभी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो उनकी जो 88% जो खून दिमाग को जाता है, जी, वो भी ये शरियान जो है उसमें ब्लॉकेज, करोटेड आर्टरी जो होती है, इसका बड़ा पेचीदा सर्जरी होती है, बाईपास उसके अलावा। फिर उनका प्लेटलेट्स का मसला है जी, तो वो तो नहीं आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब तो यकीनन वापस आएंगे। लग रहा सारे है। पापड़ इसलिए बेले गए कि हम लंदन चले जाएं, तो इनको तशरीफ इसकी ये तो इस वक्त तो जो आप बात कर रहे हैं, ये PTI को तो बहुत सूट करेगा। नहीं निज़ामी साहब, लंदन जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक वाज़ेह तब्दीली आ जाती है। वो हैट, उनका कॉस्ट्यूम, आउटफिट सारा, और बड़े वो खिल मिला के टॉन्ट भी कर देते हैं। में एक पासिंग शो सिगरेट होता था जी, उसके ऊपर एक तस्वीर होती थी हैट वाली, वो तो उसकी उस पे जो मॉडल थे उनकी तरह तो नहीं लग रही है शहबाज शरीफ। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब भी जो ना कुछ थोड़ा सा ज़बान उनकी फिसल गई। उन्होंने अगले रोज़ ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में जादू टूने की बात की उन्होंने। ये कहाँ से आ गई, कौन सा जादू टूना? नहीं, ये निज़ामी साहब एक तरह से उन्होंने तंज किया है, लेकिन आप समझते हैं कि अपोजिशन लीडर को ये जेब देता है कि वो इस तरह की बातें करे जब पॉलिटिकल क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं जेब देता। अगर इसे ख्वाजा आज़म ने ठीक कहा कि 4-5 साल में लेवल ऑफ डिबेट बड़ा नहीं चला गया, लेकिन उसमें माशाल्लाह ख्वाजा आज़म साहब का ने भी ढोल डाला है। अगर फ़र्ज़ करें मुराद सईद या इस मोहतरमा फिरदौस आशिक अहवान, अगर ये फैसल वाडा, इस किस्म का तर्ज तकल्लम जो है, उसका जवाब ये नहीं कि आप गाली का जवाब गाली से दें। जी, आप तो एक मैच्योर पार्टी हैं, आप इस पर्सनल लेवल पे ना है। जी, मतलब वो जो घर की बातें वो घर में ही रहने दें, क्योंकि फिर वो पर्दा नशीनों के फिर नाम आ जाते हैं उसमें बड़े। अच्छा, लेवल ऑफ डिबेट निज़ामी साहब वाकई बहुत नीचे चला गया है। और इन जनरल जब आप पब्लिक इंटरेक्शन करते होंगे, लोग आपसे भी ये सवाल करते होंगे कि या लोग इसी रंग में अब बातें करना शुरू हो गए हैं जिस तरीके से लीडरान बातें करते हैं। उससे पहले कुछ कबीले की बातें हुई, फिरदौस आशिक अहवान साहिबा ने रिस्पॉन्ड किया। ये सब क्या ये सब लोग इसीलिए इलेक्ट होते हैं? इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट्स हैं या ड्यूटी है या लेजिस्लेशन इन्होंने करनी होती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? सारी जमातें इसका ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लें। ये MNAs और सेनेटर्स और MPs ये लेजिस्लेटर्स कहलाते हैं, कानून साजी। 1985 में ज़िया-उल-हक जब पार्टी लेस सिस्टम आया और वो लेके आए
मोहम्मद खान जुनेजो को, तो वो कहते थे इस्लाम में पार्टियां ही नहीं। तो वो पार्टी का ग्रुप बनाने के लिए इकट्ठा, जिसको बाद में फिर मुस्लिम लीग का नाम ले दिया गया और उसी तरह से बाद में IJA बनी। उसमें ग्लू जो थी वो लॉयल्टी नज़रियात नहीं थे, बल्कि डेवलपमेंट फंड थे। वहाँ से तरक्याती फंड का आगाज़ होता तरक्याती फंड का, जो आज परवेज़ राय भी मांग रहे हैं। है, तो करप्शन का आगाज़ भी वहीं से अच्छा। होता है। बाकी बड़ा फ़र्क जो है बाद में ये टेलीविज़न ने किया है हम लोगों ने। अब ऐसे लग रहा होता है कि लेजिस्लेशन नहीं हो रही, लेजिस्लेशन तो हुई नहीं, टॉक शोज हैं। बड़े बड़े जो पार्लियामेंटेरियन दुनिया में गुजरे हैं जी। और पाकिस्तान के अंदर, मसलन मैं नाम लूँ आपको, आरिफ इफ्तिखार मरहूम, एक अयूब खान की पर वो तकरीरें करते थे, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें होती थी, बड़ी मुदल्लल तकरीरें होती थी, लेजिस्लेशन होती थी, फिलिबस्टरिंग भी रही होती थी, फिलिबस्टर लंबा कर रहा तकरीर। तो मकसद इन लोगों ने मुकाम हासिल किया। अब ये रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब रिक्वायर्ड है रब्बानी जैसे लोग रूल्स को रिलैक्स करके, हाथ खड़ा करके स्टीम रोल। पर रजा रब्बानी है, 2-4 जैसे लोगों जो अब पार्लियामेंट में नहीं है, ख्वाजा आसिफ जैसे, ख्वाजा आसिफ साहब दोनों गेयर चला सकते हैं। ख्वाजा साहब अच्छी तकरीर भी कर सकते हैं, मुदल्लल बात भी कर सकते हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी का नाम मुझे लेना चाहिए, यकीनन वो पुरमगज़ बातें कर सकते हैं। ये बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये तो स्वाय। और फिर मज़ेदार बात यह है कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों की अहमियत ही कोई नहीं है। मैंने इसकी माहौल बनाना, माहौल बिगाड़ना इन लोगों के हाथ में तो है, लेकिन निज़ामी साहब वो लेवल ऑफ डिबेट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो चुका है। पहले पार्लियामेंट इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क बनी रही और अब लेवल ऑफ डिबेट बहुत नीचे जा चुका है। इस पर कुछ मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ये -1 का प्रचार क्यों है और कोई भी वज़ीर आज़म आज तक 5 साल पूरे क्यों नहीं कर सका? नैब के चेयरमैन ने बड़े आवाज़ किए आज। जी उस पर भी बात कर उस पर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। 5 साल मुकम्मल क्यों ना हो सके किसी भी वज़ीर आज़म की, ये कहानी है क्या? ब्रेक के बाद आपको बताते हैं हमारे साथ। साबिक वज़ीर आला KP के और मौजूदा वज़ीर, वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक साहब का नाम भी आता है। इसी तरह और भी बहुत सी शख्सियात हैं। अलीम खान इससे पहले नैब की हिरासत में रहे हैं, फिर एक सूबाई वज़ीर जो सिब्तैन साहब हैं वो भी रहे हैं। लेकिन जी निज़ामी साहब, उसके अलावा कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं। देखे ना, ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा बैलेंस कर रहा हूँ, कोई शक्ल नहीं है, आंखें नहीं हैं। हम तो जो बेईमान होता है पाकिस्तान में करप्शन फ्री कर रहे हैं। लेकिन ये हुस्न इत्तफाक है कि नून लीग की गिरफ्तारियाँ आपको मैं गिनाता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, कैप्टन सफदर, हमजा शरीफ, यानी कि पूरी की पूरी शरीफ फैमिली। जी। इसाक डार साहब, वो भी अगर आप शरीफ फैमिली में, हसन हुसैन जो इस वक्त मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ की दोनों बेगमात, नुसरत केस चल रहे हैं और तमीना दुरानी, मिफ्ता इस्माइल जो गिरफ्तार हैं, राना सनाउल्ला, ये मनशियात केस मनशियात में, लेकिन गिरफ्तार तो है ना, गिरफ्तार हैं। शायद सागर अब्बासी साहब काल कोठड़ी में बैठे हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक गिरफ्तार, ख्वाजा सलमान रफ़ीक गिरफ्तार, कामरान माइकल गिरफ्तार, हनीफ अब्बासी जमानत पर रहा है, कमरुल इस्लाम जमानत पर रहा है नैब से। इसके अलावा भी हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही हैं। हसन इकबाल, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सायरा अफजल तारड़, मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर, राना मशहूद, शेख रोहेल असगर, खोकर बरादर अफजल खोकर, और जी जो उनके भाई हैं दूसरे यहाँ से लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर, मियाँ जावेद लतीफ़ का तो आज भी केस है। जी। मेहताब अब्बासी। जी। अब मुझे बताएं, ये हु और PMLN। जी ठीक है ना, ये तो हो गया PMLN। ठीक है। अब आ जाएं आप कि कितने बैलेंस तरीके चल रहे हैं। यहाँ तो बड़े मजबूर हो जाते हो जी कि जी वो स्टे लिया हुआ है BRT पे। अब वो जो मसलन शायद का खाना बासी है, जी, वो लोगों को ज़बरदस्ती वज़ा बना के उनको राउंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन दाऊद
जी तो ये लोगों ने मुल्क की खिदमत की। जी अब इनका अपना हाल देखें कि इनके साथ कौन कौन ऐसे लोग जो कि पिछली हुकूमत में भी थे। जी, इनमें निज़ामी साहब जो सरे फहरिस्त नाम आ रहे हैं वो सारे ही पिछली हुकूमतों में रहे हैं और नैब की इंक्वायरियाँ भी हैं। फिरदौस आशिक अवान, बाबर हवान, परवेज़ इलाही, चौधरी वज़ात, नज़र गोंदल, खुसरो बख्तियार, अलीम खान, परवेज़ खटक, नहीं, खुद इमरान जहां खान कमाल जो है। खान, इमरान खान साहब उन पे तो खैर, हेलीकॉप्टर केस बंद कर लेकिन दिया ये मैं वो नाम ले रहा हूँ जो पिछली अलीमा हुकूमतों में खान को जुर्माना कर दिया गया। थे। जी ठीक है ना जी। नंदीपुर में बरी हो गए बाबर अवान साहब। जी जी ऐसे ही है। आज चौधरी बरादरान जो हैं उनके कई केसेस हैं वो भी ताकि कुछ की इंक्वायरियाँ बंद हो गई हैं उन पे। बंद हो गई। जी अच्छा, एक बहुत बड़े जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, जी। उन्होंने कौन सा स्टे दिया हुआ है? उनके पास लिविंग बियॉन्ड मीन्स यकदम 6 शुगर में ले आ गई, पिछली 1-1.5 300 दिहाई। दौरे, सारा कुछ। जी उनको किसने कवर दिया हुआ है? अगर आज इमरान खान ना बीच में हो तो ये अंदर हो। अच्छा ठीक है, ठीक। आगे आ जाए। परवेज़ खटक साहब, परवेज खटक साहब मालूम सारे जुबाइस खानदान को खटक किया हुआ है वहाँ। जी ऐसे ही है। अकरबा परवरी की इंतहा है, मालन जबा, BRT। और भाई बाकी यहाँ तो कोई स्टे की बात करते हैं, इनका तो असूल और तरीक़ेकार ये है कि शहबाज शरीफ को बुलाया उन्होंने जी साफ पानी केस में और पकड़ लिया उनको शाहियाना में जी जी और पकड़ के अंदर कर दिया। जी अब वो बंदा 2 दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला रहा है। जी उस वक्त तो कोई इनको हया नहीं आई कोई। ठीक है, अब आगे चलें। आपके दोस्त फैसल वाडा, खबर आई थी इनसे मुतालिक। वो अच्छा, फिर आगे चले आगे चले। अब मैं इतना टाइम नहीं कि इसमें जाऊँ मैं, इसमें स्पेसिफिक्स भी हैं मेरे पास जी 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 कि कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्या नंबर था, कॉन्टेक्ट। फिरदौस आशिक अवान, द रेस्ट एट द बेटर। जी तो मुझे बताइए कि फिर ये कहना कि जनाब हम तो बड़े इवन हैंडेड हैं, ये महमूद खान, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो है जी। अच्छा, ये निज़ामी से बड़ा ज़बरदस्त मोहसिन किस्म का वज़ीर सिलसिला है। आतिफ खान, महमूद खान वज़ीर आला हैं, परवेज़ खटक साबिक वज़ीर आला हैं और आतिफ खान मुबैना वज़ीर आला या वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। ये पूरी लॉबी थी। नहीं और वो नज़ला जो है वो सिर्फ PMLN, अभी मैंने पीपल्स पार्टी के आपको नहीं नहीं गिनाया। आप नाम ले सकते हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के लोग भी खासे हैं जिन पे अभी केस चल नहीं, वो आप लीजिएगा। मैं पहले रहा है। जी अलीम खान साहब, अलीम खान जो है वो रिहा चुके हुए हैं। इस केस का फैसला भी आने वाला है वैसे। वो गए खान साहब के पास, जी उन्होंने कहा जनाब अब मैं क्लियर हो गया, मुझे वज़ीर बनाए। उनको वज़ीर आज़म ने बड़ी अजीब बात कही, कहने यार बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि आप वज़ीर बने। बुज़दार साहब नहीं मानते। अच्छा, अल्लाह की शान है। बुज़दार साहब नहीं मानते। यानी बुज़दार साहब की इतनी ज़रूरत है कि वो इमरान खान को ना करें। मसला ये है कि जो वज़ीर मकसद प्लस है उसको एक चैलेंज अलीम खान की ज़रूरत में होगा, इसीलिए इनको की गिरफ्तारी को ओके किया गया था। फैसला आने वाला है। अलीम खान क्लियर हो जाते हैं, क्या पंजाब में कोई इन हाउस तब्दीली होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। बुज़दार का किला पका है। इसी तरह सिब्तान खान, सिब्तान खान ये भी बिल्कुल, ये बेचारे वैसे ऐसे ही चले गए थे, पता नहीं क्यों, क्या मसला था। ये अगर ये देखा जाए तो ये यार इतना ना बड़ा बाकी दामा की हिकायत चेयरमैन नैब से मैं मौदवाना को। अच्छा, इसका दूसरा शेर क्या? ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा बंद है। को देख या बंदे कबा को देख, बंद को देख या बंदे कुबा को देख, इतना ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत, ये कुछ ऐसा ही है। निज़ाम साहब खैर थोड़ी देर में जहन में आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, आगा सिराज दुरानी, शर्जील मेमन, मुराद अली शाह पे तलवार लटक रही है। कायम अली शाह, आसमा अरबाब आलमगीर, निसार खोड़ो, फरजाना राजा, एजाज जाखरानी, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, लंबी फहरिस्त है निज़ामी साहब। लेकिन चेयरमैन नैब ने कहा है कि हवाओं का रुख बदलने लगा है। ये हवाओं का रुख जो है ऐसे कुछ बदल रहा है जिस तरह बसंत में हवाओं का रुख बदल जाता है तो बसंत जी, जी। मनाई जाती है, लेकिन अब बसंत मनाए नहीं सकते आप। कन्नी कौन देगा गुड्डी उड़ाने के लिए? बात ये है, नहीं मैं ये आपको कहने लगा जो बात, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इन नामसाद हालात में अगर अपोजिशन कर रही है जी तो हैट्स ऑफ टू देम। जी ऐसे ही है।
निजामी साहब ऐसे ही है, बिल्कुल ये ठीक नहीं, कह रहे हैं, सियासी तौर ये पे। वो दौर है जिसमें ऑपोजिशन में होने के लिए आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ती। अच्छा, आप -1 का पूछ रहे थे मुझसे। -1 एक तो ये बता दें कि ये 5 साल तक, आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। टेन्योर हुकूमतें पूरी दो करती तरह रही के हैं, सियासी जमातें। पहले तो ये होता रहा जी। कि मेरे अजीज़ हमवतनों, जब तक आर्टिकल 58(2) भी थी, उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं सदर से हुकूमतें डिसमिस करा देते थे। मियाँ नवाज शरीफ हुए, बेनज़ीर हुई 2 दफ़ा, मोहम्मद खान जो को खुद ज़िया-उल हक ने डिसमिस किया, जी, अपने ही लाए हुए और अपने ही हाथों से डिसमिस भी कर दिया। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी वो आ गई है जिनको जो COD के बाद का दौर है। COD को दौर के हम एक दूसरे को नहीं गिराएंगे, मुकमुका। फिर अदालतों को इस्तेमाल किया। जी। 52 भी जा चुकी थी। मसन यूसुफ गिलानी को जैसे इफ्तिखार ने एक बड़े मुतासिब एजेंडे के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि अपने ही प्रेसिडेंट के अलावा उसने खत नहीं लिखा, तो आफ्टर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी है, उसको फारिग कर दिया। वो बेनज़ीर भुट्टो का क्या सिलसिला हुआ था जब बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई? फारूक, ये बात है 6 अगस्त 1990 की, शायद या अगस्त 90 की, मुझे याद नहीं। मुझे ये खबर पहले मिल गई थी, तो मैंने अब तो बता देना, अब बता दें, अब खबर कैसे ये मिलेगी? नहीं, अब वो जिन्होंने खबर दी थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, अब छोड़ दे। नहीं, ये अब लेकिन मैंने हेडलाइन लगा दी कि बेनज़ीर आज जा रही हैं। रिस्पॉन्स क्या था, फीडबैक क्या था? फीडबैक ये था कि बेनज़ीर ने भेजा, वो मनविल्ला एक होता था, हैप्पी मनविल्ला, उनका वो गुलाम साहब के करीब था, गए, उनका कि सर ये खबर है नवाए वक्त में, आपको ऐसा काम करने का नहीं, मैं कोई गैर आनी चीज़ नहीं करूँगा, आप फिक्र। तो वो तो उनके मुताबिक, तो आइन के मुताबिक था ना। एक फिर मुझे तारिक रहीम का फ़ोन आया कि भाई ये आपको खबर किसने दी है, ज़रा बताएं। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहते मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से बेनज़ीर के पास बैठे हुए थे। इतने में और लाइन कट गई और असेंबली डिसॉल्व, बेनज़ीर घर। तो ये बहरहाल में पॉइंट ये मेरा कि वो तो और दौर था। अब इस दौर में हुकूमतों को मैकेनाइजेशन के जरिए, अच्छा निजामी साहब, अगरचे वो जरा कॉम्प्लिकेटेड केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस बैल मुझे मार वाली बात है, अभी तक उसकी पनामा किताबें गेट खुल रही हैं। पनामा गेट जो है उसमें खुद, लेकिन आप ये देखें ना, ये भी तो अपनी जगह देखें जी। इतना कुछ। अब वो वाजिद ज़िया को इनाम के तौर पे वहाँ लगा दिया गया, DGFI है, DGFI है, इतना कुछ JIT बनने के बावजूद ही उनको निकाला गया कि उन्होंने अकामा की डिक्लेयर नहीं किया था। जी जी, अगरचे उन्होंने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो ली नहीं थी, जी जी, ऐसे ही है। लेकिन वो IAUs बन गए। गलत बयानी थी, दूसरे मानों में था कुछ, मतलब है सादिक और अमीन नहीं कि थे। जिस दिन ये फैसला हो जाता है जी, और ये इमरान खान साहब को भी नविश्ता एतबार पढ़ लेना चाहिए कि व्हाट गोज अप हैज़ टू कम डाउन। एक और बात, जहांगीर तरीन साहब ने फरमाया है कि -1 में मरियम नवाज माइनस होने वाली हैं। ये वैसे -JKD तो पहले ही हो चुके हैं निजामी साहब। वो कैसे है? वर्चुअली एवरीवेयर, वर्चुअली ही इज एवरीवेयर, ही इज रनिंग द बट ऑफिशियली इमरान खान के मोतबद खसूसी है, बट ऑफिशियली तो जहांगीर तरीन कहीं भी नहीं है ना। वो अलहदा बात है कि इमरान खान उनसे याराना भी पाल रहे हैं, उनकी कुर्बानियों का इदराक भी कर रहे हैं। तो आपका मतलब है कि ही इज अ वर्चुअल एडवाइजर। ही इज वर्चुअल एडवाइजर मेरी नजर नहीं, में। मैं तो नहीं कहता, मेरे ख्याल से उनका ऑफिशियल भी नहीं है, कलीदी रोल है अब ये कोalition पार्टनर को इकट्ठा रहने में। लेकिन ये एक और अहम बात है, जो उनके रकीब रूसिया है शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका नाम 74 से आ रहा है -1 फार्मूले में कि वो उम्मीदवार है और वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होंगे। PTI को तो शायद कबूल ना हो, लेकिन इलेक्टेबल्स को भी क्या ये कबूल है? बात ये है कि आज बड़े जहांगीर तरीन साहब का भी बयान आया, जैसे आपने कहा, फिर आशिक अवान भी बोली हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने पुरस्कार खामोशी है। निजामी साहब, ये इंडिकेट करता है दाल में कहीं कुछ तो है काला जिसकी पर्दादारी है, जिसकी पर्दादारी है। वन लाइनर इलेक्टेबल्स को भी कबूल है शाह महमूद कुरैशी? एग्रेडेबल तो जहाँ कहेंगे उधर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निजाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से इतने ही, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।